Hello everyone, welcome to NetJRF Economics Simplified. So as part of our PYQ series, today we'll be taking up the next set of PYQs from the December 2025 paper. So let's get started. Okay, so the first question is basically regarding the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Okay, अब आपको there have been a set of statements given to you, आपको बताना है इनमें से correct कौन सा है, ठीक है. अब in order to solve it, आपको basic idea होना चाहिए about this particular scheme. So let's understand that. अब जो ये स्कीम है it basically came about in 2005, ठीक है. 2005 में एक एक्ट आया था, National Rural Employment Guarantee Act. Okay, under this act this particular scheme was formulated. Okay, अब जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर कोई भी चीज किसी एक्ट के फॉर्म में बनती है, इट मीन्स दैट इट हैज अ लीगल बैकिंग. ठीक है, इट हैज अ लीगल बैकिंग. अब इस स्कीम में बोला क्या गया है, इट सेज दैट रूरल हाउसहोल्ड्स को, ठीक है, रूरल हाउसहोल्ड्स को गारंटीड 100 डेज ऑफ वर्क दिया जाएगा. ठीक है, 100 डेज ऑफ वर्क. जो भी रूरल हाउसहोल्ड्स हैं उनमें जो मेंबर्स हैं हु आर विलिंग टू डू, अडल्ट मेंबर्स टू बी स्पेसिफिक, अडल्ट मेंबर्स हु आर विलिंग टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क. ओके, ये भी आपको याद रखना है. व्हाट काइंड ऑफ वर्क? मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, नॉट स्किल्ड, इट्स अनस्किल्ड. What kind of work it is generally? जो अनस्किल्ड वर्क की यहाँ पे बात की जा रही है, दैट्स बेसिकली जैसे रूरल रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, वेल्स को कंस्ट्रक्ट करना, तो बेसिकली प्रोडक्टिव असेट्स को बनाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्टिव असेट्स को क्रिएट करने के लिए ये मैनुअल अनस्किल्ड वर्क दिया जाता है. एंड इट हैपन्स इन द रूरल हाउसहोल्ड्स. ठीक है, मनरेगा जो एक्ट है आपका, इट कवर्स रूरल हाउसहोल्ड्स एंड नॉट द अर्बन हाउसहोल्ड्स. ये भी आपको याद रखना है. तो 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क होता है. जब किसी भी चीज को लीगल बैकिंग मिली हुई है, दैट इटसेल्फ मीन्स कि वो गारंटीड है. ठीक है, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अगर ये नहीं दे पाती है गवर्नमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने पड़ते हैं. विद इन 15 डेज अगर एक विंडो होती है, अगर नहीं मिलता तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने पड़ते हैं. राइट, दीज आर सम थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट इट. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्कीम में 90%, ठीक है, 90% जो कॉस्ट है दैट इज बोर्न बाय द सेंटर. 90% कॉस्ट इज बोर्न बाय द सेंटर. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड ये जो स्कीम है इनिशियली व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, ये कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की गई थी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है जो आपको पता होना चाहिए. 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कंट्री की, उनमें ये इनिशियली लॉन्च की गई थी. इनिशियल टाइम में जब ये बनी थी नई नई, उस समय 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आई थी. बट डेफिनेटली ग्रेजुअली इसको एक्सपैंड कर दिया गया टू कवर द इंटायर कंट्री, ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री. ग्रेजुअली ये हो गया, बट इनिशियली इट वाज इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. दूसरा, ये जो स्कीम है अर्लियर इट वाज कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. Okay, later on it was renamed. It was renamed to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Later on it was renamed, and when did that happen? 2nd October 2009. ये आपने याद रखनी है, दिस पर्टिकुलर डेट. यू नो कि 2 अक्टूबर को महात्मा जयंती होती है, महात्मा गांधी जयंती, राइट? तो महात्मा गांधी जयंती 2009 के दिन में, 2009 के ईयर में दिस पर्टिकुलर रीनेमिंग टुक प्लेस. ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको यूज करनी है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी यूज्ड, इट हैज टू बी नोन टू यू इन ऑर्डर फॉर यू टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? दे आर आस्किंग यू द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट वन. The first statement says the draft proposed by the National Advisory Committee envisaged legal guarantee to every household in rural areas for 120 days for doing casual manual work. हमने पढ़ा they give manual work, unskilled work, but for how many days? It's for 100 days.
But in the question, in this particular statement, they have given 120 days. This makes this statement wrong. ठीक है. अब second statement, 90% of the cost of employment provided is borne by the center. Something that we already studied, right? It's correct. Third वाले में, in the first phase of implementation, 150 most backward districts were covered. First phase में हमने पढ़ा है initially 200 districts को cover किया गया था instead of 150. So this makes this particular statement wrong. And fourth statement में 2nd October 2010 National Rural Employment Guarantee Scheme has been renamed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. अब यहाँ पे आपका year is wrong because it was in 2009 instead of 2010. So this makes this particular statement also wrong and your correct statement comes out to be statement 2. ठीक है? I hope you understood it. Moving to the next question. Okay. अब इसमें आपको डाल्टन्स ऑप्टिमम पॉपुलेशन फॉर्मूला दिया गया है. ठीक है. अब उसके हिसाब से इस फॉर्मूला में आपको बताना है अ कंट्री इज सेड टू हैव ऑप्टिमम पॉपुलेशन इफ. अब फॉर्मूला क्या है? डाल्टन्स ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉपुलेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू a माइनस o बाय o. ठीक है. अब जो a है ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में ही दी हुई हैं. m क्या है? m is the degree of maladjustment. Okay, m is the degree of maladjustment, a is actual population, o is the level of optimum population. ठीक है. अब ऑप्टिमम पॉपुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है, सो यू मस्ट नो कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता क्या है. व्हाट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन? ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, दैट लेवल ऑफ पॉपुलेशन जिसमें जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनको मैक्सिमली यूटिलाइज कर पा रहे हो विदाउट ओवर एक्सप्लॉइटिंग इट. अंडरलाइन दिस, विदाउट ओवर एक्सप्लॉइटिंग इट. ठीक है. जो रिसोर्सेज हैं, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है. यू आर मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट ड्विंडलिंग देम, यू आर नॉट एग्जॉस्टिंग देम, यू आर नॉट ओवर एक्सप्लॉइटिंग देम. दैट इज व्हाट एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज. ठीक है. अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होल्ड करेंगे. ठीक है. इट विल होल्ड, ये आपको बताना है. तो जब ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात होती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन? राइट. ये अगर रिलेशनशिप आपको समझ आ गया इन द केस ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, देन यू कैन डेफिनेटली वेरी इजीली कम टू द आंसर. ठीक है. ऑप्टिमम पॉपुलेशन जब होगी, इन दैट केस योर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पॉपुलेशन एंड द ऑप्टिमम पॉपुलेशन विल बी जीरो. राइट. जो आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन है और जो आपकी ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, दे विल बी सेम. अगर actual population is equal to the optimum population, only in that case can we say that that particular country or that particular region has achieved optimum population. कि उसकी जो actual population है वो optimum population के बराबर हो चुकी है. ठीक है. अगर ये situation होगी, only in that case can we say that the country has got optimum population. So when your A is equal to O, you put it in this particular equation. When your A is equal to O, ठीक है, when your A is equal to O, then in that case A minus O will become 0. A is equal to O, right? तो A minus O जब आप करोगे तो what do you get? You will get 0, right? A minus O by O will give you 0, which makes your M equal to 0. ठीक है. So when you are talking about the condition of optimum population, the maladjustment, ठीक है, the degree of maladjustment within the population will be 0. ठीक है. तो in that case, your third option M is 0 will be the correct answer. I hope you understood it. Moving to the next question. अब आपको match the following यहाँ पे दिया गया है. So when you see the models that have been given to you in list 1, Neo-Chamberlainian model, Neo-Hotelling model, Brander-Krugman model, Neo-Heckscher-Ohlin model, all of these models seem to be very unknown names. मतलब generally जो आप पढ़ते हो अपने subject में, generally ये names आते नहीं हैं. You might feel that in the examination condition, you might feel a little, आप nervous हो सकते हो when you see that. But I would always advise you, and that's what I tell all my students, कि you have to be calm.
ठीक है, ऐसी कोई चीज आ जाए जो आपको अननोन लगती है एग्जाम में, आपने पैनिक नहीं करना है. यू हैव टू थिंक विद अ वेरी काम एंड पीसफुल माइंड, बिकॉज अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, इवन अ क्वेश्चन विथ लुक्स और विथ सीम्स लाइक आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, एक्चुअल में यू विल गेट टू द आंसर. वन थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इज कि यू आर एट अ लीस्ट रिस्क. इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सो इन एनी केस यू हैव टू अटेम्प्ट इट. देयर इज नो पॉइंट कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो, ठीक है. बट जो भी आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, जितनी भी पहले की अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है इन ऑर्डर टू कम एट द आंसर, एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल. ओके, बिलीव मी, इट्स वेरी मच पॉसिबल. अब यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं. लेट्स से मुझे, हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, लेट्स से. ओके, अभी आपको ऑब्वियसली आइडियली इन सब के बारे में पता होना चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो कि एग्जाम में आ गया और हमें नहीं पता इसके बारे में. सो हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट बेस्ड ऑन योर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, जो आपको ऑलरेडी पता है. लेट्स डू दैट. अब जैसे है न्यू चेम्बरलिनियन मॉडल, ठीक है. अब आपने माइक्रो में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में, इन सब में आपने पढ़ा हुआ होता है चेम्बरलिन के बारे में. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है. चेम्बरलिन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एंड चेम्बरलिन इज एसोसिएटेड विद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. हम सबको पता है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से चेम्बरलिन इज एसोसिएटेड, राइट. अब जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात होती है, when we talk about monopolistic competition, we know product differentiation. Product differentiation is a very important component. In fact, इसी में ही जनरली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हमने जनरली पढ़ा है. मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट. तो अब मुझे ये आइडिया है ब्रीफली कि जो चेम्बरलिन है, ही इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. So when we are talking about neo-Chamberlainian model, neo means basically new, नया, ठीक है. तो अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है given by or is based on neo Chamberlain's model only, so it would be an improvement over this. मतलब इसी चीज को चेम्बरलिन ने जो पहले बात की थी, उसी को ही बेस बनाकर उन्होंने कुछ ऐड किया होगा या उसको और फर्दर रिफाइन किया होगा, बट द बेस रिमेन्स द सेम जो चेम्बरलिन ने बोला था. तभी चेम्बरलिनियन मॉडल, नियो चेम्बरलिनियन, उसी के नाम पे उस मॉडल को बनाया गया है, राइट. तो इससे मुझे एक ब्रीफ आइडिया है दैट दिस पर्टिकुलर मॉडल शुड बी एसोसिएटेड विद product differentiation, because I know Chamberlain is associated with product differentiation. Let's say मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग है and I'm pretty sure about it, ठीक है. मैं pretty sure हूँ कि this should be the correct match, right. तो अब आप देखो A को 3 से मैच कर दिया गया, ठीक है. When we are matching A with 3, you check out the options. What do the options say? जब आप A को 3 से देख रहे हो तो only one option states that A is matched with 3. So we, in a way, we already know कि this should be the correct answer. Fourth वाला जो option है, that should be the correct option. So if I do not have any idea about any other option or I'm not very sure about it, I would rather prefer to go with option number 4. ठीक है, अगर नहीं पता, बिकॉज इसके लिए तो मैं प्रिटी श्योर हूँ दिस इज व्हाट आई हैव स्टडीड, एंड उसके बेसिस पे जो मैं एक एजुकेटेड अंडरस्टैंडिंग से इस ऑप्शन पे आ रही हूँ, तो दिस इज अ करेक्ट वन. लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, तो इस हिसाब से ही सही होना चाहिए, ठीक है. सो ए इज मैच्ड विद 3 एंड उससे यू कैन एक्चुअली कम टू द राइट ऑप्शन, एंड इन फैक्ट फोर्थ ऑप्शन इज द correct answer for this particular question. So you know how to manage in the exam. कि एग्जाम में आपने गिव अप नहीं करना है, you are still going to attempt it, but you are going to attempt it with a calm mind. Okay, calm mind से सोचोगे, it would be very easy for you. आपके chances of coming to the right answer will be very high. ठीक है, अब next वाला देखते हैं. This was A, आपका नियो होटेलिंग मॉडल, ठीक है. नियो होटेलिंग मॉडल जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करता है, ठीक है. कि अब कोई फर्म है, हाउ विल इट इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ज्योग्राफिकल जो शेयर होता है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होती है, तो मार्केट शेयर को कैसे बढ़ाना है यूजिंग हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन. नियो होटेलिंग मॉडल में उसकी बात की थी. तो अब हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है. अब हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स में बेसिकली द क्वालिटी
हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स में आपकी क्वालिटी जो होती है ऑफ प्रोडक्ट्स दैट रिमेन्स द सेम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन में द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। what differs is basically the attributes and the features, ठीक है। the attributes जो भी features हो गए किसी प्रोडक्ट के, let's say the shape, size, ठीक है, they are something that differ, शेप, साइज, कलर, ये सारी चीजें जो होती हैं हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन में एट्रीब्यूट्स डिफर करते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय एंड लार्ज रिमेन्स द सेम। सो नियो होटेलिंग मॉडल जो था इट टॉक्ड अबाउट योर हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम आ गए ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल पे। ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल वाज रिलेटेड टू रेसिप्रोकल डंपिंग, ठीक है, रेसिप्रोकल डंपिंग। अब रेसिप्रोकल डंपिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डंपिंग फर्स्ट। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपने डंपिंग का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डंपिंग में क्या होता है कि लेट्स से कोई फर्म है, एक फर्म जो है वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, डोमेस्टिक मार्केट में किसी प्रोडक्ट को हाई रेट पे सेल करता है, बट उस सेम प्रोडक्ट को व्हेन ही और शी द फर्म इज सेलिंग इन अ फॉरेन मार्केट द प्राइस फॉल्स, ठीक है। जब वो फॉरेन मार्केट में सेल कर रहा है ही इज सेलिंग एट अ लोअर रेट व्हेन कंपेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। इसको हम डंपिंग कहते हैं। व्हाई डज इट हैपन, व्हाई इज इट बेसिकली डन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, ठीक है। अब रेसिप्रोकल डंपिंग क्या हुआ, रेसिप्रोकल डंपिंग इज व्हेन इवन द फॉरेन फर्म, a firm in the foreign market is also doing the same, ठीक है। तो डोमेस्टिक मार्केट का फर्म जो है वो भी वही कर रहा है और फॉरेन मार्केट में भी जो फर्म है वो सेम कर रहा है, तो बेसिकली रेसिप्रोकल डंपिंग हो रही है। तो इसमें बेसिकली एक ऑलिगोपोलिस्टिक राइवलरी होती है, ठीक है, ऑलिगोपोलिस्टिक राइवलरी इस पर्टिकुलर चीज में जब हम रेसिप्रोकल डंपिंग की बात करते हैं, ठीक है। सो ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल इज एसोसिएटेड विद reciprocal dumping. Now we come to neo-Heckscher-Ohlin model. neo-Heckscher-Ohlin model. अब Heckscher-Ohlin model तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, Heckscher-Ohlin मॉडल। इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर एंडाउमेंट्स, कि हाउ ट्रेड टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट्स, ठीक है। जब हम न्यू हेक्सचर-ओलिन मॉडल की बात करते हैं तो उसमें वर्टिकल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, ठीक है। वर्टिकल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द मॉडल एंड इट बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट इज वर्टिकल डिफरेंशिएशन। अभी हमने हॉरिजॉन्टल की बात की, वर्टिकल में क्या होता है, आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, जब हम वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो डिफर करेगा, क्वालिटी विल डिफर, ठीक है। इन दिस केस इन हॉरिजॉन्टल इट वुड नॉट डिफर, इट वुड रिमेन द सेम, बट इन वर्टिकल जो वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्वालिटी इज गोइंग टू वेरी, ठीक है। सो इस हिसाब से योर fourth option comes out to be the correct one. So this is how you can solve the question even if it seems like it's something that's coming out of the normal questions or the normal models that we study. तो इसलिए just have a very calm mind and do attempt the question, right? Moving to the next one now. So this particular question is talking about the quotient bargaining approach, ठीक है, quotient bargaining approach। अब आपने कोस्ट थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, I hope you have studied this thing, कोस्ट थ्योरम। कोस्ट थ्योरम is a very important theorem, especially when we talk about environmental economics, ठीक है। environmental economics का एक बहुत important concept है कोस्ट थ्योरम। अब कोस्ट थ्योरम में बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सटर्नैलिटीज होती हैं उनको हमें रिजॉल्व करना है, वी हैव टू रिजॉल्व द एक्सटर्नैलिटीज एंड हाउ इज दैट डन, हाउ डू वी रिजॉल्व इट, वी रिजॉल्व इट थ्रू प्राइवेट नेगोशिएशन, ठीक है। basically this is what happens in the cost theorem, how we resolve the externalities through private negotiation, okay। अब cost theorem for it to work you have to meet certain assumptions, there are certain assumptions that must be satisfied for your cost theorem to hold, ठीक है। अब क्या assumptions है,
ये assumptions आपको पता होने चाहिए, and that's basically what gives you the answer to this particular question, because it's asking you when will the quotient bargaining approach work, when will it work. So जब ये assumptions hold करेंगे, they will hold only in that case this particular approach will work. अब क्या assumptions है? Firstly, जो आपके property rights हैं, जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, दे शुड बी डिफाइंड. ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स शुड बी लीगली डिफाइंड. प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट प्रॉपर्टी, व्हाट रिसोर्स इज हेल्ड बाय whom, which particular party has rights over that particular resource. ठीक है, it should be clearly and legally defined. ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी राइट्स का assumption, राइट. अब सेकेंड है ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में. जो ये आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, दे आर ट्रांसफरेबल इन नेचर. ठीक है, दे आर ट्रांसफरेबल इन नेचर. दीज प्रॉपर्टी राइट्स आर ट्रांसफरेबल इन नेचर. व्हाट डज दैट मीन? जब आपके प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफरेबल हैं, दिस बेसिकली मीन्स दैट वन पार्टी विच हैज अ प्रॉपर्टी राइट, लेट्स से कि कोई भी पॉन्ड है, या लेट्स से फिशिंग राइट्स हैं. This is an example that is very generally quoted when we talk about Coase theorem. So fishing rights हैं, अब एक पार्टी के पास है, that party has the right कि कोई भी आपके बीच में, दो पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन हुई, कोई भी जो भी उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, उससे रीएलोकेशन हो गया. ठीक है, रीएलोकेशन हो गया, जिससे जो प्रॉपर्टी राइट्स पहले एक पार्टी के पास थे, वो दूसरी पार्टी के पास चले गए. ठीक है, द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, उनकी बात कर रही हूं मैं. तो दीज पर्टिकुलर राइट्स आर ट्रांसफरेबल इन नेचर. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड थर्डली, जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर जीरो और नेग्लिजिबल. ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी नेग्लिजिबल है. ठीक है, ये जो आपके assumptions हैं, these are very very important. These assumptions have to hold true in order for this theorem to work, Coase theorem to work. ठीक है, property rights are legally defined, transferable nature of the property rights, okay, and the transaction costs are negligible. ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. What does the A statement say? The rights of the bargaining parties are transferable. This is a correct one. Okay, we just studied about it. Then comes the bargaining parties are equally informed. Now this is something that is not necessary. They might be equally informed or they might not be equally informed, right? So in that case, this is not universally applicable. So ये गलत statement है. ठीक है, अब C statement देखते हैं. The property rights are legally established. I told you they need to be well defined, they need to be legally established, right? So this is a correct statement. And D says the resources are universally owned. No, they are not universally owned. They are property rights. मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी का एक पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर राइट है, एंड दैट इज लीगली डिफाइंड. इफ दैट इज लीगली डिफाइंड, इफ द प्रॉपर्टी राइट्स आर clearly specified already, so how can you say that it is universally owned? One individual has right over that particular property and nobody else can actually come and use it, infringing upon the right of that particular party and use it. No, that is not possible. It would be a legal infringement. वो गलत चीज है. So these resources are not universally owned. Okay, so आपका D statement भी correct हो गया. So what are the correct answers to this? Your A and C are the only correct statements, which makes your fourth option the correct one. Okay, now we come to this question which is about effective rent control in the housing sector. ठीक है, अब rent control का थोड़ा सा मैं आपको concept बता देती हूँ. What is rent control? We are talking about housing sector over here. ठीक है, अब rent control क्यों किया जाता है? अब जैसे हाउसिंग सेक्टर की बात हो रही है, तो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, दे गिव आउट देयर प्रॉपर्टी ऑन रेंट. जो टेनेंट्स होते हैं उनको रेंट पे दे देते हैं. ठीक है, और वो कुछ रेंट चार्ज करते हैं, कोई प्राइस लेते हैं उनसे, जो टेनेंट्स होते हैं उनसे. अब इफ देयर इज नो रेगुलेशन,
कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं कर रही है रेंट का, देन इन दैट केस द लैंडलॉर्ड्स हैव अ फ्री विल कि वो जितना भी प्राइस चार्ज करना चाहे टेनेंट से वो कर सकते हैं। और अगर ये रेंट कंट्रोल नहीं हुआ तो इट विल डेफिनेटली लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टेनेंट्स। ठीक है, सो इस सिचुएशन में रेंट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट हैज टू पुट सर्टेन प्राइस कैप कि इतने पे ही आप रेंट दोगे, रेंट करोगे अपने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज टू पुट सम प्राइस सीलिंग। व्हाट इज प्राइस सीलिंग? एक वो लेवल बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आप रेंट नहीं चार्ज करोगे। एक प्राइस सीलिंग, एक प्राइस कैप बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर इफेक्टिव रेंट कंट्रोल इज अबाउट। अब इसमें लेट्स से मैं आपको बता रही हूँ, लेट्स से द गवर्नमेंट हैज पुट अ प्राइस सीलिंग। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई प्राइस कैप लगा दिया, प्राइस सीलिंग लगा दी ऑन द रेंट दैट कैन बी चार्ज्ड बाय एनी लैंडलॉर्ड। ठीक है, अब प्राइस सीलिंग लग गई। अब इन दैट केस जब शॉर्ट रन की बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन, अब जो लैंडलॉर्ड है उसका जो सप्लाई होगा ऑफ हाउसिंग, सप्लाई ऑफ हाउसिंग जो है वो शॉर्ट रन में इनइलास्टिक है। Alright, supply of housing is inelastic in the short run. ठीक है, जब हम शॉर्ट रन की बात करेंगे, इन दैट केस द सप्लाई ऑफ हाउसिंग इज इनइलास्टिक। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर प्राइस सीलिंग लगा दी तो शॉर्ट रन में जो लैंडलॉर्ड्स हैं दे विल नॉट बी एबल टू डू मच अबाउट द सप्लाई ऑफ हाउसिंग, क्योंकि शॉर्ट रन में द टाइम इज वेरी लिमिटेड टू एडजस्ट द सप्लाई। ठीक है, सप्लाई आपका जो है वो उतना ही रहेगा जितना था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस सीलिंग दैट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बट जब आप लॉन्ग रन की बात करोगे, जब आप लॉन्ग रन की बात करोगे तब इन दैट केस द लैंडलॉर्ड हैज अ लॉट ऑफ टाइम। लैंडलॉर्ड के पास बहुत टाइम है टू फिगर आउट कि अगर गवर्नमेंट ने ये प्राइस सीलिंग लगा दी तो उसको लगाने से उसके लिए लैंडलॉर्ड के लिए लॉस हो रहा है, मतलब इज ही और शी एबल टू गेट, जो उनको मतलब एक आइडियली उन्होंने सोचा होगा कि बाय रेंटिंग आउट माय प्रॉपर्टी आई शुड बी एबल टू मेक दिस मच मनी। In case they feel that they are not able to be in that business, they are not able to make profit or any other thing, if they do not want to continue in that in housing thing anymore, so they have a choice, they have the ability to decide in the long run to withdraw from the housing sector, to withdraw their property out of that renting agreement, right? So in the long run the supply becomes elastic. ठीक है, जो सप्लाई होता है लॉन्ग रन में इलास्टिक हो जाता है। सो दी लैंडलॉर्ड कैन विड्रॉ द हाउसिंग, विड्रॉ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेंटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लॉन्ग रन में शॉर्टेज हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। ठीक है, अब विड्रॉ कर लिया तो ऑब्वियसली लिमिटेड रह गए आपके पास ऑप्शंस हाउसिंग इंडस्ट्री में, जो ये हाउसिंग सेक्टर है फॉर रेंटिंग पर्पसेस। जब आपने विड्रॉ कर लिया लॉन्ग रन में, आपका सप्लाई बिकॉज इलास्टिक हो गया है, तो इन दैट केस शॉर्टेज हो सकती है long run में, but in the case of short run, because the supply is inelastic, the demand the supply doesn't get impacted much even if the prices change, even if the ceiling is imposed, right? तो short run में आपकी कोई demand नहीं, वो sorry shortage नहीं हो रही है, but in the long run there are chances of shortage. ठीक है, आपको समझ आएगी? Now let's see the statements. The statement here says the shortage of housing is small in the short run compared to the long run. That's what we studied कि short run में आपका जो shortage होगी housing sector की वो कम होगी compared to the long run. So this comes out to be the correct option. ठीक है, B देखते हैं. The shorting of housing is large in the short run and compared to the long run. So this is a correct one. Opposite बोल रहा है. It's exactly the opposite. Short run में जो shortage है वो कम होगी, long run में ज़्यादा होगी. C में है the effective rent control exists when a government places an effective price floor on rent. Price floor, अब price floor तो होता नहीं है, price ceiling होता है. Price floor is a concept which is completely opposite to price ceiling. Price ceiling में क्या होता है कि आप maximum कितना price charge कर सकते हो उसके ऊपर cap लगा दिया जाता है. But price floor क्या होता है, minimum इतना charge करना है आपने, ठीक है, minimum कितना price आप ले सकते हो.
तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे होल्ड करेगा ही नहीं. Why will the government be regulating if such a thing has to be imposed? अब प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट जो होता है वो MSP या कुछ वेजेस, लेट्स से नॉट MSP, बेटर एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी वेज रेट. ठीक है, वेजेस. जब आप वेजेस की बात करते हो, द गवर्नमेंट माइट इम्पोज अ प्राइस फ्लोर इन दिस केस, वेजेस के केस में. ठीक है, ये चीज आपको मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. अब प्राइस सीलिंग आपको समझ आ गया, रेंट को कंट्रोल करने के लिए आपने प्राइस सीलिंग लगाई है. वेजेस में आप प्राइस फ्लोर लगाते हो कि मिनिमम वेजेस आपको देनी इतनी है, इससे नीचे आपका वेज रेट फॉल नहीं करेगा. दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स. ठीक है, उनके लिए प्राइस फ्लोर लगाती है गवर्नमेंट. बट इस केस में प्राइस सीलिंग है, सो प्राइस फ्लोर इज रॉन्ग ओवर हियर. The effective rent, we are talking about D statement. The effective rent control exists when a government places an effective price ceiling on rent. ठीक है, so in that case your D becomes correct. अब आपके correct statements क्या क्या है? Your first one A and your D are the correct statements, which makes your option 3 the correct answer. ठीक है, moving to the next one. अब आपके यहाँ पे assertion reason का आ गया. अब यहाँ पे लेट्स सी हेटेरोस्केडास्टिसिटी की बात की गई है. हेटेरोस्केडास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनोमेट्रिक्स, राइट? हेटेरोस्केडास्टिसिटी. ओके, हेटेरोस्केडास्टिसिटी अब क्या होता है? व्हाट इज हेटेरोस्केडास्टिसिटी? What is heteroscedasticity? You need to understand what it basically means in order for you to be able to understand or basically answer this particular question. Heteroscedasticity में जो आपकी variance होती है, variance of error terms, ठीक है, variance of error terms, that is not constant. It is not constant. ठीक है, not constant. अब आपको पता होगा OLS के कुछ assumptions होते हैं. ठीक है, OLS का जो assumption होता है, one of the assumptions is homoscedasticity. आपने पढ़ा होगा ये चीज. Homoscedasticity is one of the assumptions of OLS in which they say that the variance of the error terms is constant over the range of independent variables जो होते हैं. ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? constant है. बट अगर हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी की बात करें, दिस इज बेसिकली आपका OLS का जो assumption है वो होल्ड नहीं कर रहा है. वायलेशन ऑफ द assumption ऑफ OLS, heteroscedasticity. ठीक है, so this is something that you need to remember. Now read the assertion statement. The presence of heteroscedasticity problem in regression analysis implies that the least square estimators are still unbiased but inefficient. This is in fact a correct statement. जब heteroscedasticity की problem होती है आपके मॉडल में, in that case your least square estimators they are still unbiased. Okay, they are unbiased. What does that mean? That they are able to predict the value of the parameters that is determined. It's accurate. Okay, जो parameters हैं वो accurate होते हैं जो उनकी value determine की जाती है. But it is inefficient. It might be unbiased, but it is inefficient. Something that you need to remember this. Okay, inefficient क्यों? Because जो variance होती है उनकी वो minimum नहीं होती है. ठीक है, मिनिमम वेरिएंस होना जरूरी है in order for it to be efficient, but because the variance is not minimum they are inefficient in nature. ठीक है, तो least square estimators are unbiased but inefficient. You have to remember that. Okay, अब reason statement क्या बोल रही है? The estimates of the variances are also unbiased. No, this is a wrong statement because the estimates of the variance are actually biased. Okay, they are not unbiased, they are in fact biased. Okay, so in that case your A is correct but the reason statement is not correct, which makes your option 3 the correct answer. ठीक है, तो इकोनोमेट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है, ऑटो कोरिलेशन, मल्टीकोलिनियरिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, इनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज देयर डेफिनेशन एंड उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक कि मतलब उनके होने से क्या क्या इम्पैक्ट होता है आपके मॉडल पे. दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट रीड. ओके, अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल विच वंस आर द करेक्ट वंस. ठीक है, अब पहले ए स्टेटमेंट देखेंगे. द क्यू थ्योरी
emphasizes that the investment increases when assets are valuable relative to their reproduction cost. अब ये Q theory के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. We have studied that in, I think, part 2 of this particular series. If you want to refer to it, you can, wherein we have actually discussed the entire formula also. अब Q theory के बारे में आपको हल्का सा बता देती हूँ. Q theory is also known as Tobin's theory. ठीक है, Tobin's Q theory, right, or named after the person who gave it. अब इसमें यही होता है, if the value of your investment is more than the replacement cost, in that case your investment is attractive, right? Your investment is valuable. ठीक है, so in that case this is what the statement says, right, that the investment increases when assets are valuable relative to their reproduction cost or the replacement cost. So this makes your A statement a correct one. Okay, अब next statement क्या बोल रही है, with a fixed exchange rate fiscal expansion under free capital mobility is completely ineffective in raising output. अब आपको मंडल फ्लेमिंग मॉडल आपने पढ़ा होगा. दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट मंडल फ्लेमिंग मॉडल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मंडल फ्लेमिंग मॉडल इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिव मॉडल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो. अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, व्हेन यू हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस यू हैव फ्री कैपिटल मोबिलिटी. ठीक है, जब ये सिचुएशन है, यू हैव फ्री कैपिटल मोबिलिटी एंड यू हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. इस कंडीशन में योर मॉनेटरी पॉलिसी इज कंस्ट्रेन्ड. ठीक है, your monetary policy is constrained, it's not very effective, but your fiscal policy is highly effective. ठीक है, your fiscal policy is highly effective. This is something that you would require to be able to answer this particular question. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. Your monetary policy will be constrained, but your fiscal policy is going to be very effective when you have a fixed exchange rate plus free capital mobility. This is something that we have read in the Mandel-Fleming model. अब B statement में क्या बोला जा रहा है? With fixed exchange rate, fiscal expansion under free capital mobility is completely ineffective in raising output. ये क्या बोल रहा है कि जो आपका फिजिकल एक्सपेंशन है, बेसिकली फिजिकल पॉलिसी जो है वो इस पर्टिकुलर केस में इनइफेक्टिव है. बट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन मंडल फ्लेमिंग मॉडल, इसके हिसाब से तो फिजिकल पॉलिसी इज द वन व्हिच इज इफेक्टिव, राइट? सो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन जो स्टेटमेंट डी है वो इनकरेक्ट है. ओके, अब बिकॉज डी इज ऑल्सो अबाउट मंडल फ्लेमिंग, आई एम कमिंग टू दैट फर्स्ट. Under fixed exchange rate and perfect capital mobility, that's something similar to free capital mobility, a country cannot pursue an independent monetary policy, right? Cannot pursue an independent monetary policy, which basically means that your monetary policy is ineffective. ठीक है, monetary policy is ineffective, right? And that's what we studied, that in this particular scenario, when you have fixed exchange rate and free capital mobility, your monetary policy is going to be constrained, which means it is not that effective, it's ineffective per se, and fiscal policy is the one which is actually coming into the picture in order to deal with this particular situation, right? So monetary policy is ineffective, therefore this particular statement becomes correct because it says that the country cannot pursue an independent monetary policy, right, in this particular case. So this is your correct statement. Coming to the C, under investment tax credit, government pays part of the cost of investment. अब इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट? जो इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट है, इट्स बेसिकली अ फिस्कल पॉलिसी टूल. ठीक है, इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट इज बेसिकली अ फिस्कल पॉलिसी टूल. इट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, जो गवर्नमेंट है, इट पेज अ पार्ट ऑफ दिस कॉस्ट. Why does it do it? It basically wants to encourage or incentivize investment in productive assets, and that is why the government does it. It actually pays a part of the cost in order to incentivize investment in the productive assets, right? So this also is your correct answer. The government does pay a part of the cost. Okay, so इस हिसाब से आपके correct वाले क्या क्या हुए? Only your B statement is incorrect. Rest of them are correct, which makes A, C, and D the right ones. So your option 3 is the right answer for this particular question. Okay. Now the next question is asking you about
NSSO एंड CSO, ठीक है। NSSO CSO ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। अब NSSO और CSO जो हैं ये दोनों क्या हैं, these are basically statistical agencies, ठीक है, ये statistical agencies हैं, ओके। अभी किन के अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब एक चीज और फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रही हूँ, NSO और CSO जो है दे हैव बीन मर्ज्ड, ठीक है, दे हैव बीन मर्ज्ड टुगेदर टू फॉर्म NSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ओके। ये आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब हुआ था, 2019, ये ईयर भी आपको पता होना चाहिए। NSSO और CSO को मर्ज करके अब एक ऑफिस बना दिया गया है विच इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ओके। सो अब फिर से assertion reason टाइप का है। This is talking about unemployment rate. Your assertion statement is talking about that. Let's read it. The All India annual unemployment rate for individuals aged 15 years and above usual status has steadily declined, underline that, declined from 6% in 2017-18 to 3.2% in 2023-2024. ठीक है, दिस इज इन फैक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अब मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं, कुछ चीजें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी में, एज इट इज कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं, राइट, याद करने जरूरी है। एंड मोर देन दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या रहा है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, अनएम्प्लॉयमेंट ने कैसा परफॉर्म किया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने, कि इंक्रीज हुआ है, कम हुआ है, आपको बेसिकली ट्रेंड के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज आप देखो क्वेश्चन में 6%, 3.2%, आपको मतलब एक एग्जैक्ट नंबर करके कोट किया गया है। सो इवन इफ आपका थोड़ा भी मिस्टेक हो गई नंबर में, तो आपका इंटायर स्टेटमेंट भी गलत हो सकता है, राइट, इवन इफ यू नो द ट्रेंड। सो कुछ चीजें हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया आपका, आपके जो FDI के बारे में, फॉरेन रिजर्व्स के बारे में हो गया, इन्फ्लेशन के बारे में हो गया, कुछ चीजों के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया रखोगे, कीप एन आई ऑन दैट, कि आपको ट्रेंड के बारे में पता हो एंड आपको स्टैटिस्टिक्स भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत याद हो, ठीक है, ये आपको आना जरूरी है। सो अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज बीन डिक्लाइनिंग, दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव नोन, कि लास्ट फ्यू ईयर्स में स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक एरा, कोविड-19 के बाद का जो टाइम रहा है, पोस्ट पैंडेमिक एरा में गवर्नमेंट हैज एक्चुअली डन अ लॉट, इट हैज एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, राइट, और फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा हमारा फोकस रहा है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब आपको पता है कि मैक्सिमम वर्कफोर्स टू बी प्रिसाइज, nearly 90% of our workforce is working in the informal sector, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। nearly 90% of your workforce is employed in the informal sector, ठीक है, informal sector of the economy, and the government has been trying to formalize this particular economy, ठीक है, formalizing this particular sector, it's very important in order to make it organized so that उनको benefits मिल सके जो गवर्नमेंट देना चाहती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स इन दीज डायरेक्शंस, उनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुअली कम हो रहा है, ठीक है। सो योर ए स्टेटमेंट, असर्शन स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन, ओके। अब रीजन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू RBI डेटा, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑन December 26, 2025 were around $693 billion, ठीक है। अब दिस itself is also a correct statement, ओके। अब इसके लिए अगेन आपको एक आइडिया होना चाहिए, स्टैटिस्टिक पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो कितने थे। So you have to be very active in reading the newspaper. Actually, newspaper itself is a very good source.
You don't have to go and hunt for these statistics. न्यूज़पेपर में ही अगर if you pick any good newspaper तो उसमें ये statistics आपको ऐसे जो normal news आती है डेली न्यूज उसमें ये स्टैटिस्टिक आपको मिल जाएंगे. सो जस्ट कीप एन आई आउट ऑन द करंट अफेयर्स. whatever current affairs source you are using, you are following, उसमें आप ये चीजें जो मेन इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको आप याद रखोगे. You have to do that, okay? So in that sense your A is correct, R is also correct. Now you have to tell whether the reason statement justifies or explains the assertion statement. ये आपको बताना है, ठीक है. अब जो आपका रीजन स्टेटमेंट है बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ओके. एंड असर्शन में आपसे किसके बारे में बात की है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में कि उसमें डिक्लाइन हो रहा है. सो डू यू थिंक कि डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डायरेक्टली? कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि मतलब अगर बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर फॉलिंग, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कमिंग डाउन, इट्स स्टेडीली डिक्लाइनिंग, देन इन दैट केस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके जितने भी हैं कंट्री में, दैट इज गोइंग टू बेसिकली एक्सप्लेन और गिव यू द रीजनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. नो, देयर इज no direct relationship. There is no direct relationship between the two. So in that case, while both assertion and reason are correct statements independently, your reason statement is not explaining. It's not the correct explanation for the assertion statement. Okay, I hope you understood it. कोई direct link बन ही नहीं रहा है. How can we say or how आपको जब आप read कर रहे हो, do you think जब आप first और second assertion और reason statement को साथ में पढ़ रहे हो आपको कोई link समझ आ रहा है? It seems so abrupt कि एक point पे हम unemployment rate की बात कर रहे हैं and the next moment we jump to the foreign exchange reserves. So in the exam जब आप पढ़ोगे दो statements को, जब assertion reason type की हो, the moment you read the next statement आपको उसी समय feel होने लगेगा कि whether I am getting an answer to the first statement or not. The moment you realize it कि आंसर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसी समय आप डिसाइड कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. ठीक है. सो इन दिस केस इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन विच मेक्स योर ऑप्शन टू द करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. Okay, so this particular question is catering to the Rural Infrastructure Development Fund. ठीक है, RIDF. अब RIDF के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. So this particular institution was formulated in, it was created in 95-96. ठीक है, 1995-96 में ये बना था. Okay, अब it is managed by NABARD. ये आपको पता होना चाहिए. Managed by NABARD. This particular fund, National Rural Infrastructure Development Fund, is managed by NABARD. अब इसका जो initial corpus था वो कितना था? Initial corpus when this particular fund was created, it was rupees 2000 crores. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. Initial corpus कितना था? Okay. उसके बाद what is the next thing that you have to understand is कि why was it formulated? In the name itself you can understand कि it's an infrastructure development fund. So it basically provides funding to rural infrastructure development. ठीक है, rural infrastructure development. उसके लिए funding जो थी, ये पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट इज प्रोवाइडिंग दैट, इट इज केटरिंग टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, फंडिंग फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. दैट्स व्हाट RIDF डज. ओके, नाउ यू हैव टू कम टू द क्वेश्चन. अब एक चीज और, इट इज आस्किंग यू नॉट करेक्ट, अंडरलाइन दिस. You are being asked to find out the incorrect statement. Okay, not the correct one, incorrect. So first statement, providing funds to state governments and state-owned corporations to rural infrastructure projects. Basically, rural infrastructure जो development projects हैं उनको fund करने के लिए वो आपको state government को funds provide कर रहा है. ठीक है, so this is a correct statement. Second one, scheduled commercial banks contribute funds to RIDF. They do. ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं RIDF को. ठीक है. एंड थर्ड स्टेटमेंट, creation of RIDF in 1995-96 in NABARD with a corpus of rupees 200 crores. This is also we studied कि बना कब था, who is managing it, and what was the initial corpus, right? We know that all, and this is a correct statement.
फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? नाउ RIDF scheme is merged with Kisan credit card. It's saying it's merged with Kisan credit card. This is actually an incorrect statement. This is not a correct statement. अब जो किसान क्रेडिट कार्ड है, this is basically a credit scheme, right? Credit scheme for the farmers. Credit scheme for farmers basically. और जो आपका RIDF है, इट इज टॉकिंग अबाउट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो इट्स नॉट टू डायरेक्टली रिलेटेड और उनमें कोई अभी मर्जर की कोई बात नहीं हुई है. सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू नो अबाउट इट. यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि KCC का क्या कॉन्सेप्ट है, RIDF का क्या है, एंड व्हाट इज द करंट अफेयर रिलेटेड टू दैट. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो अब आपसे, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, the statement which is not correct वो आपको बतानी है. So you know that the fourth statement is the one that is not correct, hence option 4 is the correct answer for this particular question. Okay, so with that we come to the end of this particular lecture. I hope you learned something today, and if you have any queries, any doubts, anything that you would like us to cover in the next lectures, please put that in the comment section. We would absolutely love to hear from you and help you out with that. And with that, it's a wrap. I'll see you in the next lecture with the next set of PYQs. Till then, stay curious and keep learning.